नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार ड्राइंग एंड पेंटिंग से। हम चर्चा करेंगे आज एमए प्रवेश का पेपर है सौंदर्य शास्त्र, एस्थेटिक या सौंदर्य शास्त्र। इसमें हम अब तक चर्चा कर चुके हैं, जैसे सौंदर्य की क्या परिभाषा रही, सौंदर्य के बारे में पश्चिम के विद्वानों की क्या राय रही, पूर्व के विद्वानों की क्या राय रही, उनके क्या क्या विचार रहे, उसका एक परिचय वो कर चुके हैं। उसके बाद में हम जैसे पश्चिम के विद्वानों में ही हम चर्चा कर रहे थे। सबसे पहले जो विद्वान लिया था हमने, इससे पूर्व चर्चा करी थी प्लेटो के बारे में। प्लेटो के क्या कला संबंधी विचार थे, सौंदर्य के संबंध में उनका क्या विचारधारा थी, क्या उनके विचार थे, क्या सिद्धांत थे, उसके बारे में हम चर्चा कर चुके पूर्व में। आज हम चर्चा करेंगे इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कि पश्चिम के ही जो विद्वान है सौंदर्य शास्त्र के बारे में, अरस्तु, एरिस्टोटल या अरस्तु। इनका टाइमिंग समय रहा है 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक। अरस्तु का जन्म एशिया माइनर की केल्किदिस नामक यूनानी बस्ती के स्टेजीरा नामक स्थान पर हुआ था। अरस्तु के पिता के पूर्वजों का संबंध यूनान से था तथा माता एशिया माइनर से संबंधित थी। फलतः उनके द्विमुखी दृष्टिकोण में इन दोनों रक्तों के सम्मिश्रण का प्रभाव स्पष्ट झलकता है। ये सत्य का अन्वेषण करने वाले दार्शनिक तथा भौतिक संसार का निरीक्षण करने वाले वैज्ञानिक थे। अरस्तु के साहित्य से अरस्तु के चिंतन का ही नहीं, वरन अरस्तु के समय तक के यूनानी चिंतन के सभी सूत्रों का भी पता चलता है। ये प्रथम पाश्चात्य विचारक थे जिन्होंने भौतिक जगत संबंधी अध्ययनों एवं मानवीय अध्ययनों की सीमाएं निर्धारित करने का प्रयत्न किया था और विभिन्न विषयों के अंतर्गत ऐतिहासिक विधि का अनुसरण करते हुए अपने विचार व्यक्त किए थे। प्लेटो के समय तक जितने विचार सूत्र एकत्र हुए थे, अरस्तु ने उन सब की व्याख्या की कि विभिन्न विचारों का वर्गों में विभाजन किया और वर्गीकृत मतों पर आलोचनात्मक दृष्टि भी डाली। जहाँ कहाँ विचार श्रृंखला टूटी हुई दिखाई दी, उन्होंने वहाँ नई कड़ियाँ जोड़ी और विचारों के मापदंड निश्चित किए और जो उन पर खरे न उतरे उनका खंडन किया। धार्मिक भावनाओं को अरस्तु ने अनावश्यक महत्व नहीं दिया और उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व का समर्थन किया, किंतु ईश्वर के विवेचन का क्षेत्र भी निश्चित कर दिया। अब जैसे भौतिक जगत को समझाने हेतु आध्यात्मिक विचारों से काम न लेकर अरस्तु ने घटनाओं के निरीक्षण के आधार पर भौतिक नियमों की कल्पना की। यूनानी दर्शन के इतिहासों में थेलीज नामक विचारक को पाश्चात्य संसार के प्रथम वैज्ञानिक का सम्मान दिया। वस्तुतः अरस्तु ही प्रथम विचारक थे जिन्होंने अध्ययन की वैज्ञानिक विधियों का विकास किया था। अरस्तु के चिंतन में यूनानी दर्शन का चरमोत्कर्ष प्राप्त होता है और ऐसा माना जाता है कि अरस्तु ने लगभग 6 ग्रंथों की रचना की, जिनमें काव्य शास्त्र, पोएटिक तथा अलंकार शास्त्र, रिटोरिक एवं राजनीतिक पॉलिटिक्स ही अस्तित्व में है। अब जैसे अरस्तु को अपनी जन्मगत परिस्थितियों से 2 बातें ऐसी मिली जिनका प्रभाव उनके समूचे जीवन व चिंतन पर पड़ा। प्रथम तो उनका जन्म मैसेडोनिया नरेश के राजवैद्य के घर होने से बचपन से ही उन्हें एक ऐसे वातावरण के प्रभाव में बढ़ने का अवसर मिला
जिसमें वस्तुओं को देखने, परखने तथा समझने की विशिष्ट विश्लेषणमूलक आगमनात्मक प्रणाली पर जोर था और जिसके अंतर्गत प्रयोगात्मक विधि को भी प्रोत्साहन मिलता था। अरस्तु की रचनाओं में विज्ञान तथा वैज्ञानिक पद्धति के प्रति आग्रह के मूल में इसी वातावरण का प्रभाव भी रहा। और दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रभाव उनके राजनीतिक चिंतन पर मैसेडोनिया के महत्वाकांक्षी राजघराने का रहा है। किंतु सर्वाधिक प्रभाव प्लेटो का था, जिनकी अकादमी में अरस्तु ने अपनी बौद्धिक परिपक्वता प्राप्त की। जब अरस्तु 17-18 वर्ष की आयु में प्लेटो के सानिध्य में एथेंस गए या सानिध्य प्राप्त किया एथेंस में, तब प्लेटो एक और धार्मिक नैतिक मान्यताओं की ओर तथा दूसरी ओर राजनीतिक उदारवादी दृष्टिकोण की ओर अधिक झुक रहे थे। फलतः उनके योग्य शिष्य अरस्तु में भी उनके विज्ञानवादी विचारों के स्थान पर उक्त झुकाव का प्रभाव लक्षित होता है। वस्तुतः प्लेटो के अतिशय आदर्शवाद को एक यथार्थ विज्ञानवादी दृष्टिकोण से संतुलित करने का श्रेय अरस्तु को ही रहा है। भाव, अभाव, ज्ञान, विश्वास, बुद्धि, अनुभव, अनिवार्य, आकस्मिकता, वास्तविकता, संभाव्यता, द्रव्य, आकार, नीति, अनीति, मनुष्य, देव जैसे विकट द्वंद्वों को जो प्राचीन यूनान दर्शन में दक्ष मल्लों की तरह एक दूसरे को पछाड़ते रहे, अरस्तु ने अपने सूक्ष्म विभाजन व संयोजन की संश्लिष्ट प्रणाली द्वारा एक सूत्र में पिरोकर उनका परस्पर विरोध समाप्त कर ऐसे विश्व दर्शन की सृष्टि की जो अपने विस्तार व गहराई में न केवल अभूतपूर्व था वरन भविष्य में भी जिसकी टक्कर का दूसरा विश्व दर्शन प्राय 2000 वर्षों तक कांट और हिगल्स के पहले संभव नहीं हो सका। अब पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र की नींव डालने का वास्तविक श्रेय अरिस्टोटल यानी कि अरस्तु को ही जाता है। सौंदर्य और कला के प्रति जहाँ उनके गुरु प्लेटो का दृष्टिकोण विशुद्धतः आदर्शवादी था, तो वहीं अरस्तु की मनोवृत्ति वैज्ञानिक रूप से व्यवहारिक और यथार्थवादी थी। उनकी दृष्टि में परम सौंदर्य एब्सोल्यूट ब्यूटी ऐसी कोई सत्ता नहीं जिसे प्लेटो ने समस्त सौंदर्य का आदि स्रोत कहा है। यहाँ अरस्तु ने अपने ग्रंथ पोएटिक्स एवं रेहेटारिक्स तथा मनोविज्ञान के अंतर्गत अरिस्टोटल सौंदर्य एवं कला पर कहीं कहीं अपने विचार व्यक्त करता है। और यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि जैसे हमें ये भी जानना चाहिए कि अरस्तु ने सौंदर्य पर अलग से कोई ग्रंथ नहीं लिखा जैसे अन्य विषयों पर लिखा।
प्लेटो ने सत्यम शिवम सुंदरम को एक सूत्र में जुड़ा देखा। इसके विपरीत अरस्तु ने सौंदर्य को सत्य और शिव से भिन्न माना, या वह भिन्न मानता है। अरस्तु के अनुसार शिव कर्म में, यानी कि अरस्तु के अनुसार शिव कर्म में निहित होता है और सुंदर रूप में। यहाँ अरस्तु की दो विचार हैं उसके। जैसे तो कहता है, तो जैसे अरस्तु कहता है कि शिव तो कर्म में निहित होता है और सुंदर रूप में, इसलिए सौंदर्य को उपयोगिता से भिन्न बताया, जिसे सुकरात ने सौंदर्य का मापदंड माना है। उपयोगिता को उसने सत्यम शिवम सुंदरम से भिन्न भी माना। अरिस्टो ने सौंदर्य के ये सार्वभौम लक्षण बताए हैं। इससे पूर्व जैसे प्लेटो के बारे में हम कहते हैं, प्लेटो सत्यम शिवम और सुंदरम को अधिक महत्व देता है। सुंदरता का जो है वो सुंदरता को सत्यम शिवम और सुंदरम से जोड़ता है। साथ ही वो कहता है उपयोगिता की वस्तुएं, जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा सुंदर है, जो मनुष्य के उपयोग में आती है, काम में आती है। यहाँ अरस्तु उससे थोड़ा भिन्न जा रहा है। वो कहता है सुंदर रूप में, वो कहता है जैसे शिव कर्म में निहित होता है, शिव जो सत्यम शिवम शिव है, शिव कर्म में निहित होता है और सुंदर रूप में, इसलिए सौंदर्य को उपयोगिता से भिन्न बताया। यहाँ प्लेटो सौंदर्य को यानी कि उपयोगिता को ज़्यादा महत्व मानता था और ये अरस्तु उससे उपयोगिता से भिन्न बताया, जिसे सुकरात ने सौंदर्य का मापदंड माना है। उपयोगिता को उसने सत्यम शिवम से भिन्न भी माना। अरस्तु ने सौंदर्य के ये सार्वभौम लक्षण बताए हैं: ऑर्डर, डेफिनिटनेस, सिमेट्री और मैग्नीट्यूड। ये उसके आदर्श मतलब सौंदर्य के ये सार्वभौम लक्षण है। ये उसके एक तरह से सौंदर्य के पैरामीटर्स जो वो देख रहा है इन चीज़ों में, उनके आधार पर उसने अपने ये बनाए। और लिखा है कि सौंदर्य न तो अतिशय विशाल और न ही अतिशय लघु होता है, बल्कि दोनों के मध्य का औसत होता है। अरस्तु की प्रवृत्ति विश्लेषणात्मक थी, जबकि प्लेटो की संश्लेषणात्मक। इसी कारण दोनों की विचारधाराओं में परस्पर इतना वैषम्य था। तो इस प्रकार जैसे ये एक सौंदर्य के बारे में अरस्तु के जो विचार हैं, ये हम इसमें चर्चा कर रहे हैं कि ऑर्डर, डेफिनेटनेस, सिमेट्री और मैग्नीट्यूड। अब इसके आगे हम चर्चा करेंगे कि इसके आगे वो क्या करें। दूसरे पार्ट में हम इस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।